कालीपुर राजस्थान का एक छोटा सा गांव, गंगा से दूर रेगिस्तान की गोद में बसा। यहाँ की हवेली जो कभी राजकुमारी चंद्रावती का महल थी, आज खंडर बन चुकी है। कहते हैं 200 साल पहले चंद्रावती को उसके ही प्रेमी ने धोखा दिया। उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है और जो भी रात में वहां जाता है वो सुबह कभी नहीं लौटता। आज की रात उस श्रापित हवेली का एक और राज खुलेगा। कालीपुर के चौपाल पर गांव वाले इकट्ठा थे। ठंडी रात थी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी। गांव के बुजुर्ग ठाकुर साहब कुछ परेशान से दिख रहे थे। मोहन बोला, ठाकुर साहब, अब तो हद हो गई। कल रात को फिर वही आवाजें सुनाई दी। हवेली से चूड़ियों की खनक और कोई औरत की सिसकियां। मेरा बेटा डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहा। कमला बोली, हाँ, और मंगल की बकरी तो हवेली के पास बंधी थी। सुबह देखा उसका गला कटा हुआ था, पर खून का एक बूंद नहीं। ठाकुर साहब बोले, मैं जानता हूं मोहन। कमला, ये चंद्रावती का श्राप है और इसका बोझ मेरे खानदान पर है। मेरे परदादा वो चंद्रावती के प्रेमी थे। उन्होंने उसे प्यार का वादा किया, पर लालच में आकर धोखा दे दिया। उस मासूम को उसी हवेली में जहां वो सपने सजाती थी जिंदा जला दिया। तब से उसकी रूह वहां भटकती है और हमारा खानदान उसकी चीखों से मुक्त नहीं हुआ। ठाकुर साहब की बात सुनकर चौपाल पर सन्नाटा छा गया। तभी एक जवान लड़का वीरू खड़ा हुआ। वीरू बोला, ठाकुर साहब, डरने से क्या होगा? मैं आज रात हवेली जाऊंगा। अगर ये आत्मा है तो मैं उससे बात करूंगा। गांव को इस डर से आजादी मिलनी चाहिए। सबने वीरू को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत थी। ठाकुर साहब ने चुपके से एक तावीज उसके गले में डाल दिया। वीरू हवेली के फाटक पर पहुंचा। लोहे का ताला जंग खा चुका था। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली की दीवारों पर पुरानी चित्रकारी थी। राजकुमारी चंद्रावती की तस्वीर, जिसकी आंखें मानो जिंदा हों। वीरू बोला, ये जगह इतनी ठंडी क्यों है? जैसे कोई सांस ले रहा हो। तभी एक हल्की सी खनक सुनाई दी, चूड़ियों की आवाज। वीरू ने लालटेन ऊंची की, लेकिन कोई नहीं दिखा। वीरू बोला, कौन है? चंद्रावती, अगर तुम हो तो दिखाई दो। मैं तुमसे डरता नहीं। तभी हवेली की सीढ़ियों से एक ठंडी हवा का झोंका आया। सीढ़ियों पर खून के धब्बे उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य पैर उन पर चल रहा हो। वीरू ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। वहां एक पुराना दर्पण था, जिसका शीशा टूटा हुआ था। दर्पण में उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन उसकी परछाई अकेली नहीं थी। चंद्रावती की आत्मा बोली, तू मेरे कातिल का वंशज है ना? क्यों आया है यहाँ? मेरी आत्मा को चैन नहीं, और तुम सबको भी चैन नहीं मिलेगा। वीरू बोला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं गांव को बचाने आया हूं। बताओ, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? चंद्रावती की आत्मा हंसी और उसकी हंसी हवेली में गूंज उठी। तभी दर्पण में आग की लपटें दिखाई दी, जैसे वो रात फिर से जीवित हो गई जब उसे जलाया गया था। चंद्रावती बोली, शांति? मेरे कातिल का खून चाहिए। ठाकुर का वंश खत्म हो, तभी मुझे चैन मिलेगा। वीरू के हाथ से लालटेन गिर गई। हवेली की दीवारें कांपने लगी और चंद्रावती की परछाई हर तरफ दिखने लगी। वीरू ने हिम्मत बटोरी और तावीज को कसकर पकड़ा। उसने चंद्रावती की ओर देखा और चिल्लाया। फिर वीरू बोला, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन गांव का क्या कसूर? ठाकुर साहब ने मुझे ये तावीज दिया। वो तुम्हारे लिए मंदिर में प्रायश्चित कर रहे हैं। तभी हवेली में एक तेज रोशनी फैली। चंद्रावती की आत्मा एक पल को रुकी
उसकी आंखों में गुस्सा कम हुआ और दर्द झलकने लगा। चंद्रावती बोली, प्रायश्चित? क्या वो मेरे साथ हुए विश्वासघात को मिटा सकता है? अगर ठाकुर सचमुच पछता रहा है तो उसे यहां आना होगा, मेरे सामने। वीरू हवेली से भागा और गांव लौट आया। उसने ठाकुर साहब को सब बताया। ठाकुर साहब ने सिर झुकाया और बोले, मुझे जाना होगा। चंद्रावती का श्राप मेरे खानदान की गलती है, लेकिन क्या ठाकुर साहब हवेली से जिंदा लौट पाएंगे या कालीपुर का श्राप हमेशा के लिए गांव को निगल लेगा? जानने के लिए इंतजार कीजिए इस एपिसोड के दूसरे पार्ट का। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।